नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय दशवंतगढ़ की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर इतिहास विषय का हम अध्ययन करेंगे। बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए जो पिछली क्लास में हमने इल्तुतमिश तक पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश हम पढ़ रहे हैं। और पहले हमने जिक्र किया था कि दिल्ली सल्तनत के दौरान किन किन शासकों ने किन किन वंशों ने शासन किया है, तो उसके दौरान हमने चर्चा की गुलाम वंश। गुलाम सर्वप्रथम किस वंश ने शासन किया था? गुलाम वंश। ये मैंने आपको विधि को बताया था। गुलाम वंश ने सबसे पहले शासन किया था और इसका शासन काल कितना रहा था ये भी आपको याद रखना होगा। शासन काल कब शुरू होता है, कब से लेकर कब तक चलता है, तो हमने बात की थी 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा था। और इसी के दौरान जो इस वंश के शासक हुए थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जब बात करते हैं शासकों की, तो शासकों का कालक्रम भी मैंने आपको बताया है। शासकों का कालक्रम आपको याद होना चाहिए। इस वंश के दौरान सबसे पहले कौन से शासक ने शासन किया, कौन से शासक ने इस वंश की स्थापना की थी, तो हमने जिक्र किया था, चर्चा की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनकर 1206 ईस्वी में और 1206 से 10 ईस्वी तक शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसका पुत्र आता है आराम शाह, जो 1210 से 11 ईस्वी तक शासन करता है। वह अयोग्य और निर्बल शासक होता है। उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा शासन किया जाता है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। हमने इल्तुतमिश तक पढ़ा है। और इल्तुतमिश के बाद में आता है रुकनुद्दीन फिरोज, जो इल्तुतमिश का पुत्र होता है। और इल्तुतमिश द्वारा अपनी पुत्री रजिया को पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन तुर्क अमीरों द्वारा एक महिला शासक का विरोध करते हुए रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया जाता है। अपने अयोग्यता साबित होने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पुनः रजिया सुल्तान द्वारा हटा दिया जाता है। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद में रजिया सुल्तान का शासन आता है और रजिया सुल्तान द्वारा 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया जाता है। और रजिया सुल्तान के पश्चात उस रजिया सुल्तान का एक भाई दूसरा जो इल्तुतमिश का पुत्र था, बैराम शाह शासक बनता है। बैराम शाह शासक बनकर 1240 से लेकर 42 ईस्वी तक शासन करता है। और बैराम शाह के बाद अहमद शाह शासक बनता है, जो 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन करता है। और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद बनता है। अहमद शाह मैं बता दूं आपको, जो रुकनुद्दीन फिरोज का एक पुत्र होता है, इल्तुतमिश का पुत्र होता है। अहमद शाह के पश्चात नासिरुद्दीन महमूद द्वारा शासन किया जाता है, जो इल्तुतमिश का पुत्र होता है। 1246 से लेकर 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक 66 ईस्वी तक नासिरुद्दीन महमूद द्वारा शासन किया जाता है। और इल्तुतमिश के वंशजों का शासन इतना ही रहता है। लेकिन गुलाम वंश में इसके पश्चात एक अन्य गुलाम बलबन, जिसने सल्तनत की प्रतिष्ठा और ताज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया था, उसका शासन आता है। उसका शासन बहुत ही अच्छा और योग्य रहता है। और 1266 ईस्वी से लेकर 87 ईस्वी तक बलबन का शासन रहता है। बलबन के शासन के पश्चात उसके दो पुत्रों का, जो केकुबाद और क्यूमर्स का शासन रहता है। केकुबाद के 1287 से 90 तक रहता है। केकुबाद को लकवा मार जाता है। उसके बाद क्यूमर्स का शासन रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह की, जो गुलाम वंश का शासक है। गुलाम वंश के दौरान हमने 3 शासकों के बारे में पढ़ा है। 3 शासकों, पहले शासक की बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद हमने आराम शाह के बारे में पढ़ लिया और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लिया है। और शासक, आज नेक्स्ट शासक की बात है 1236 ईस्वी। तो मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी के दौरान। बयाना भरतपुर का जो अभियान करता है उसमें मार्ग में ही वो बीमार हो जाता है और उसके पश्चात उसका स्वास्थ्य सुधरता नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपको याद होगा कि रजिया सुल्तान, जो 1231 ईस्वी में जो ग्वालियर का अभियान था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, उसी के दौरान अपनी रजिया सुल्तान को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और तुर्क अमीरों, सरदारों, सामंतों द्वारा उनको भी उसने जो राजी कर लिया था रजिया को
सुल्तान बनाने के लिए, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात परिस्थितियां और बनती और तुर्क अमीरों द्वारा एक मुस्लिम शासक को स्वीकार नहीं किया जाता। रजिया सुल्तान को शासक बनाना इल्तुतमिश की मजबूरी थी, क्योंकि उसका रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो पुत्र था वह अयोग्य पुत्र था, और उससे पहले नासिरुद्दीन महमूद उसका इल्तुतमिश का योग्य पुत्र था, जिसकी मृत्यु 1229 ईस्वी बंगाल अभियान के दौरान हो जाती है, जिस वजह से हताश होकर इल्तुतमिश को अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ता है। अब हमने देखा है कि रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है 1221 ईस्वी में। कब किया जाता है ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ग्वालियर अभियान के दौरान। ग्वालियर अभियान के दौरान, ग्वालियर अभियान से आप तात्पर्य समझ गए होंगे। ग्वालियर के किले पर जब आक्रमण किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, तो रजिया सुल्तान को अपनी गैर मौजूदगी में दिल्ली का प्रशासन, सल्तनत का शासन सौंप कर वो इस अभियान में गए थे, और सकुशल उसने जो सल्तनत का शासन किया, इस वजह से खुश होकर इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को ग्वालियर के अभियान के बाद में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन बात होती है 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है बयाना भरतपुर अभियान के दौरान। तभी तुर्क सरदारों और अमीरों के द्वारा ये बात स्वीकार नहीं की जाती है कि एक महिला स्त्री है जो क्यों शासन करे, और जो धार्मिक उन्माद वाले जो अतिवादी थे, जो मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं द्वारा इस बात का विरोध किया गया कि इस्लाम धर्म में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है और महिला शासिका नहीं हो सकती है। तो इन सब का जो पीछे से अवसर पाकर जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में तुर्क अमीरों द्वारा, तुर्क सरदारों और सामंतों द्वारा इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठने नहीं दिया जाता है। तो जैसा ही रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, वह अयोग्य और निर्बल शासक होता है, उसमें वो काबिलियत और क्षमताएं नहीं होती है जो एक शासक के अंदर होनी चाहिए। इसी कारण से वे कुछ समय के लिए टिक पाते हैं, और 7 माह के शासन के पश्चात उसकी हत्या कर दी जाती है रजिया सुल्तान के द्वारा। ये हम पढ़ेंगे। तो तुर्क सरदारों की बात करते हैं तो इसको शासक बना दिया गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो वह भोग विलास में डूब जाता है और मौज मस्ती में डूब जाता है, और राजकीय धन का दुरुपयोग करने लग जाता है, और इधर उधर उस पैसे की बर्बादी करने लग जाता है। तो सामंतों द्वारा ये बात स्वीकार नहीं की जाती है, तुर्क अमीरों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, फिरोज शाह द्वारा भोग विलास शुरू कर दिया जाता है। और इस समय के दौरान हमें शाह तुर्कान के बारे में चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह की एक माँ थी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी, और इल्तुतमिश की पत्नी थी, जो पहले एक दासी रही हुई थी। शाह तुर्कान एक दासी थी, दासी से रानी के ओहदे पर पहुंची थी, जो रानी के ओहदे तक पहुंच रही है, तब शाह तुर्कान को अवसर मिल गया और शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप शाह तुर्कान का हो जाता है। शाह तुर्कान द्वारा क्या किया जाता है, बदले की भावना ली। जब जिस समय ये दासी को जिन अमीरों द्वारा जो इसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, वह उनसे बदला लेने की ठान लेती है, और शाह तुर्कान कई तुर्क अमीरों का हत्या करवा देती है। तुर्क अमीरों की हत्या करवाने के पश्चात शाह तुर्कान द्वारा जो इल्तुतमिश की अन्य बीवियां थी, उनके साथ भी जो ईर्ष्याजनक व्यवहार रहता है, वो उनसे भी दुर्व्यवहार करती है और उनको भी प्रताड़ित करती है। शाह तुर्कान का अत्यधिक हस्तक्षेप हो जाता है। एक पुत्र था इल्तुतमिश का, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इल्तुतमिश का पुत्र था, जिसको शाह तुर्कान द्वारा पकड़वा लिया जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है, और उसे अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो शाह तुर्कान का अत्याचारी शासन यहाँ इस वक्त शुरू हो जाता है, जिससे दिल्ली सल्तनत के लोग भी परेशान हो जाते हैं, और जो सल्तनत में शासक अमीर वर्ग है जो वो भी परेशान होने लग जाता है। अब बात आती है उसी दौरान जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह भोग विलास में डूब जाता है और शासन और सत्ता पर ध्यान नहीं देता है अच्छे तरीके से। तो उसी दौरान क्या होता है, बदायूं, मुल्तान, हर्षी और लाहौर जो सूबे, ये 4 सूबे थे, इनके सूबेदारों द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है कि हम रुकनुद्दीन फिरोज को शासक नहीं मानते हैं। तो इसी दौरान बात करते हैं तो सूबेदार से आप समझते हो, सूबे का अर्थ आप समझते होंगे, ये सूबा है, सूबे का अर्थ होता है प्रांत,
यानी कोई राज्य और क्षेत्र जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आता है, उसके सूबेदारों द्वारा, सूबेदार होता है जहाँ का सर्वोच्च शासक, सूबे का सर्वोच्च शासक, जिसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है शासक के द्वारा। तो बदायूं और मुल्तान हासिल लाहौर के सूबेदारों द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। तो रुकनुद्दीन फिरोज इस वक्त शासक है। रुकनुद्दीन फिरोज अपने वजीर जुनैदी के साथ इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर निकलता है। रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर निकलता है इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो जब बीच रास्ते में रुकनुद्दीन फिरोज द्वारा पहुंचा जाता है, तो उसके जो वजीर, उसका वजीर का तात्पर्य है, आप वजीर से समझोगे आप, जो प्रधानमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसे वजीर कहा जाता है, जो राजा का मुख्य सलाहकार होता है। तो इसी दौरान जब ये अभियान के दौरान बीच रास्ते में जाते हैं, तो जुनैदी द्वारा जो विद्रोही सूबेदार था जुनैदी, उनके पक्ष में जाकर मिल जाता है। तो और रुकनुद्दीन फिरोज इससे घबराकर पुनः अभियान किए बगैर ही दिल्ली वापस लौटने का निश्चय करता है और निर्णय करता है। इसी दौरान क्या होता है कि पीछे से दिल्ली में रुकनुद्दीन फिरोज की जो अनुपस्थिति में कुछ और ही परिस्थितियां बनती है। उन परिस्थितियों की हमें चर्चा करने की बहुत जरूरी है। उन परिस्थितियों के दौरान रजिया सुल्तान द्वारा अवसर पाकर ये बात तय की जाती है कि किस तरह रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाया जाए। और रजिया सुल्तान क्या करती है, शुक्रवार के दिन, जो शुक्रवार की नमाज होती है, आपको पता होगा इस्लाम धर्म के अंदर जो नमाज होती है, शुक्रवार की नमाज, जुम्मे की नमाज जिसे कहा जाता है। शुक्रवार की नमाज को क्या कहते हैं, जुम्मे की नमाज। जुम्मे की नमाज इस्लाम धर्म में इस नमाज का अत्यधिक महत्व होता है। इसी दिन की बात है तो रजिया सुल्तान क्या करती है, रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करके और दिल्ली की जनता के समक्ष जाती है और दिल्ली की जनता को याद दिलाती है कि इल्तुतमिश तुम्हारे सुल्तान ने क्या वादा किया था और सुल्तान के द्वारा मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया। और शाह तुर्कान जो इल्तुतमिश की बीवी थी और रुकनुद्दीन फिरोज की मां थी, उसके अत्याचारों के बारे में जनता को बताया जाता है और अचानक परिस्थितियां बदल जाती है और जनता का समर्थन रजिया सुल्तान को मिल जाता है। रजिया सुल्तान ने अवसर पाकर जनता का सहयोग प्राप्त कर लिया है और जनता का सहयोग प्राप्त करने के बाद अब रजिया सुल्तान द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाने की साजिश की जाती है और रुकनुद्दीन फिरोज को वह गद्दी से हटाने के अंत में सफल भी होती है। तो रजिया सुल्तान द्वारा क्या किया जाता है, शाह तुर्कान को बंदी बना लिया जाया जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है। और जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज बीच रास्ते से पुनः लौटता है अभियान को पूरा किए बगैर, तो रुकनुद्दीन फिरोज जैसे ही दिल्ली में पहुंचता है तो उसी दौरान रुकनुद्दीन फिरोज को भी बंदी बना लिया जाता है और कुछ समय पश्चात अवसर पाकर रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान की हत्या करवा दी जाती है और इस तरह रजिया सुल्तान पुनः गद्दी पर स्थापित हो रहती है। तो इसका शासन मात्र 7 माह तक रहता है, क्योंकि ये अयोग्य शासक था और शासन सत्ता को संभालने में सक्षम था। इस वजह से रजिया सुल्तान ने इसको हटाकर गद्दी पर आसीन हो गई और पहले से इल्तुतमिश द्वारा अपने योग्य पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की 1232 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद अपनी पुत्री को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उसने अमीर तुर्कों और कई धर्मगुरुओं को भी इस बात के लिए मना लिया था। तो आज विद्यार्थियों ने गुलाम वंश के जो शासक है रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसके बारे में बात की है और हम 3 शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ सके। आज हमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में जाना है और नेक्स्ट क्लास में हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, जो इतिहास में पहली मुस्लिम शासिका थी और योग्य शासिका थी। उसका तो गुण, उसका किसी विद्वान ने कहा है कि रजिया सुल्तान के अंदर समक्ष गुण थे, लेकिन उसका स्त्री होना ही उसके लिए अवगुण साबित हुआ। और रजिया सुल्तान अपने शासन काल में क्या क्या करती है, किस तरह शासन करती है और अपने पिता की सल्तनत को किस तरह मजबूती प्रदान करती है, ये आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। बोलिए यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स के जरिए मुझे पूछ सकते हैं और इस जो मैंने आज पढ़ाया है आप निरंतर इसका अध्ययन करते रहिए और जो नाम आपको एक बार कठिनाई होगी तो बार बार इसका अभ्यास कीजिए, आपको आगे जाके ये नाम आसानी से याद होने लग जाएंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और आने वाली क्लास में रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे।
आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।